दोस्तों अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर है। दुनिया में जितने भी हथियार एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है उसका आधे से भी अधिक हिस्सा अमेरिका का ही है। और इससे आप कह सकते हैं कि हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट के ऊपर अमेरिका का एक तरफा दबदबा है। पर बीते कुछ सालों में अमेरिका का ये जो दबदबा है ये धीरे धीरे करके घट रहा है। हालांकि अभी भी अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक मात्रा के हथियारों को एक्सपोर्ट करता है। पर भारत के हथियारों के डीलों को अगर देखा जाए तो इसमें अमेरिका को अब तक उस तरीके का कोई भी फायदा नहीं मिला। जितने भी बड़े बड़े टेंडर भारत के द्वारा जारी किया जाता है उसमें अमेरिका को कई सारे अन्य देशों के हथियारों का सामना करना पड़ता है और दोस्तों आखिर में अमेरिकन हथियारों को ही हार मिलता है। पर दोस्तों भारत के हथियारों के मार्केट में लगातार अमेरिका के हार के बावजूद अभी भी अमेरिका की तरफ से भारत को हथियार बेचने को लेके बड़े बड़े शर्तों को लगाया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कमर टूट गया लेकिन अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और हाल ही में अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेके भी अमेरिका के द्वारा एक ऐसे ही शर्तों को लगाया गया। बोइंग कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि बोइंग अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन लाइन है उसे भारत में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसमें कई सारे कंडीशन भी है। दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि बोइंग अपने सेंट लुइस में स्थित F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन लाइन है उसे साल 2025 तक बंद कर देगा। पर अब बोइंग की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगर भारत को ये प्रोडक्शन लाइन चाहिए तो बोइंग ये प्रोडक्शन लाइन को बंद ना करके सेंट लुइस से भारत में शिफ्ट कर सकता है। पर इसके लिए बोइंग की तरफ से जो शर्त रखा गया है वो काफी बड़ा शर्त है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से 26 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा रहा है। और बोइंग का कहना है कि खाली इस टेंडर के अंतर्गत भारत के द्वारा बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को ही नहीं खरीदना है, बल्कि इनिशियली जो टेंडर 57 एयरक्राफ्टों का था जिसके बदले में अब केवल मात्र 26 एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा रहा है, उस ओरिजिनल टेंडर के अंतर्गत भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब नेवी के लिए भारत के द्वारा 57 बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को अगर परचेज किया जाता है तो बोइंग अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को भारत में स्थानांतरित करेगा। दोस्तों हाल ही में नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के तरफ से भी ये जानकारी दिया गया था कि बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट और डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एम दोनों एयरक्राफ्ट ही इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसीलिए इन दोनों एयरक्राफ्टों में से कौन सा एयरक्राफ्ट नेवी के लिए खरीदा जाएगा इसका संपूर्ण डिसीजन अब गवर्नमेंट को लेना है। और दोस्तों इस मौके का ही फायदा उठा के बोइंग की तरफ से भारत के सामने ऑफर के नाम पे यह शर्त रख दिया गया। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले 57 कैरियर बेस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा जताया गया था, जो कि इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों के ऊपर ही इस्तेमाल होना था। पर बाद में इन एयरक्राफ्टों के संख्या को 57 से 26 में घटा दिया गया है, क्योंकि इंडियन नेवी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्टों को परचेज करेगा, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जा रहा है। इन 57 एयरक्राफ्टों के जगह में अब इंडियन नेवी के द्वारा कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के रूप में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाएगा, जो कि साल 2030-32 के आसपास प्रोडक्शन लाइन में जाएगा और साल 2034 से इंडियन नेवी के MiG-29K और KUV सीरीज एयरक्राफ्टों को रिप्लेस भी करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इंडियन टेंडर में अमेरिका के संभावनाओं को देखा जाए तो ये केवल 57 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए अमेरिका की तरफ से इस प्रोडक्शन लाइन को भारत में स्थानांतरित करने का इरादा नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अमेरिका असल में इस प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करके 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को भी हासिल करना चाहता है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरफोर्स के द्वारा जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा उसे संपूर्ण रूप से भारत में मैन्युफैक्चर करना आवश्यक है और यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा। इस टेंडर में भी अमेरिका के द्वारा बोइंग के एयरक्राफ्टों को ऑफर किया गया है, जिनमें बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट तो है ही, साथ में F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट भी है। और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी अपने F-21 एयरक्राफ्टों को लेकर इस टेंडर में है। पर इस टेंडर में अमेरिका का सामना केवल मात्र राफेल से नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे और एयरक्राफ्ट है। पर इस टेंडर में अगर किसी एक एयरक्राफ्ट को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है तो वो है डैसॉल्ट एविएशन के राफेल, और इस कारण नेवी के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों के चुने जाने का संभावना सबसे अधिक है। हालांकि दोस्तों ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा चुका है, जिस कारण एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों के संभावनाएं और अधिक बढ़ता है। मतलब अमेरिका का संभावना है जहाँ पे काफी कम है, तो वहीं पे अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े शर्तों को भारत के सामने रखा जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका खुद ही अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बंद करने जा रहा है। इससे आप समझ सकते होंगे कि अमेरिका भारत को उस तरीके के टेक्नोलॉजी देगा जो अमेरिका को फिलहाल आवश्यक नहीं है या फिर जिसका अमेरिका में ही चाहत कम है। हालांकि दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा अमेरिका के इस ऑफर को जहां पे संपूर्ण रूप से काउंटर किया जा रहा है, तो वहीं पे यूरोप के और एक देश स्वीडन भी भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसके बाद अमेरिका का पैरों के नीचे के जमीन ही खिसक जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के टेंडर में स्वीडन के तरफ से अपने ग्राइपिन ई एयरक्राफ्टों का ऑफर भी किया गया है। ग्राइपिन ई असल में साफ ग्रुप की तरफ से बनाया हुआ सिंगल इंजन के एक हल्के वजन का एयरक्राफ्ट है, जिसे कि काफी बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। पर दोस्तों इन ऑफरों के साथ साथ अब स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से इस बात को भी गारंटी किया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों के जो अवेलेबिलिटी है उसे साफ ग्रुप 90% सुनिश्चित करेगा। मतलब 100 एयरक्राफ्ट खरीदने पे इंडियन एयरफोर्स में हर समय 90 एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहेगा। अब दोस्तों स्वीडन की तरफ से ये जो ऑफर रखा गया है ये एक बहुत बड़ा ऑफर है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए 60 से 70% इवन 80% तक अवेलेबिलिटी को काफी बड़ा अवेलेबिलिटी के मात्रा के रूप में देखा जाता है। और 90% अवेलेबिलिटी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए ज्यादा समय तक ग्राउंडेड नहीं रहेगा। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को करीबन $20 बिलियन के लागत से खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया है, उसमें शर्त के मुताबिक 75% एयरक्राफ्टों के अवेलेबिलिटी होना आवश्यक है। मतलब 100 एयरक्राफ्टों में हर समय 75 एयरक्राफ्ट उड़ान भरने लायक होना चाहिए। जबकि दोस्तों इसके विपरीत साफ ग्रुप की तरफ से ये 90% अवेलेबिलिटी का जो बात कहा जा रहा है ये सोच के ही हैरान करने वाला है। हालांकि दोस्तों 75% तक अवेलेबिलिटी को रख पाना कई सारे कंपनियों के लिए भी काफी मुश्किल होता है। खास करके अगर रशिया को देखा जाए तो रशियन एयरक्राफ्टों का अवेलेबिलिटी 50% से अधिक होना ही एक बहुत बड़ा बात है। और दोस्तों इसी कारण की वजह से इस टेंडर में रशियन एयरक्राफ्टों को थोड़ा कमजोर एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि टेंडर में सबसे अधिक अवेलेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट के रूप में डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही देखा जा रहा था, पर उसका भी अवेलेबिलिटी शायद 75% से ही थोड़ा अधिक है। अब दोस्तों ग्राइपिन ई एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट असल में 16.5 टन का एक सिंगल इंजन का ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे आप काफी हद तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि एयरक्राफ्टों में A414 इंजनों का ही इस्तेमाल किया गया है जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। और इसी कारण साफ ग्रुप के अधिकारियों का यह भी मानना है कि एक तरीके से ये दोनों एयरक्राफ्ट अगर एक ही समय इंडियन एयरफोर्स में हो तो एक दूसरे के लॉजिस्टिक के लिए सप्लीमेंट के रूप में भी ये दोनों एयरक्राफ्ट काम करेगा, जिससे कि दोनों एयरक्राफ्टों के ही अवेलेबिलिटी अधिक से अधिकतम होगा। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से यह भी दावा है कि ग्राइपिन ई एयरक्राफ्टों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये असल में इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के बेड़े में भी है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसी कारण से राफेल एयरक्राफ्ट और ग्राइपिन एयरक्राफ्ट हथियारों के मामले में एक दूसरे के साथ या फिर कहे तो एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरी तरफ कंपनी का यह भी दावा है कि ग्राइपिन ई एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा बनाया हुआ अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे हथियारों के जो सप्लाई है उसके लिए भारत को अधिकतम अन्य देशों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों साफ ग्रुप के तरफ से पहले भारत में इस टेंडर के लिए अदानी ग्रुप के साथ समझौता किया गया था, लेकिन हाल ही में साफ ग्रुप के द्वारा अदानी ग्रुप से इस समझौते को तोड़ लिया गया है और अब साफ ग्रुप भारत में और एक पार्टनर का तलाश कर रहा है। जबकि कंपनी का यह भी दावा है कि लोकल पार्टनर को कंपनी की तरफ से 100% ओनरशिप दिया जाएगा और एयरक्राफ्टों को लोकल पार्टनर के माध्यम से ही प्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 100% ओनरशिप भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन दोस्तों एयरक्राफ्टों के जो सबसे बड़ा कमजोरी है वो है एयरक्राफ्टों के क्लास। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ही जैसे एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पे मेरा मानना यह है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्राइपिन ई एयरक्राफ्टों को ही चुना जाता है तो क्यों ना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाए और एक अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन के द्वारा इस बात को इंश्योर किया जाए कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक एयरक्राफ्टों को भारत में प्रोड्यूस किया जा सके। दोस्तों इससे एक तरीके से पैसे का भी बचत होगा और ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को खरीद के जिन एडवांटेजों को हासिल करने का आवश्यकता था वो इंडिजीनियस तरीके से ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से भारत के सामने जिन शर्तों को रखा गया है और ग्राइपिन को लेके साफ ग्रुप का जो दावा है वो कितना हद तक भारत के लिए उपयोगी होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।